Hello everyone, my name is Afreen and I'm biology faculty in Resonance. जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी और ये जो है हमारा वो सेकंड लेक्चर होगा सेल बायोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल शेप एंड सेल साइज। सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारा लेक्चर 1 था सेल बायोलॉजी का, उसमें हमने जो पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेल, कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और वो क्यों होती है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है? सेल का बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं या वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एक्चुअली में वो फंक्शन किसका एक्टिविटीज़ है? वो सेल की एक्टिविटीज़ है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेल है वो डिस्कवर किस तरह से हुआ था। फर्स्ट टाइम सेल को अगर किसी ने डिस्कवर्ड किया था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल जो था वो डिस्कवर्ड किया था, लेकिन जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो प्लांट सेल था। और वो प्लांट सेल जो था ना वो डेड सेल था, क्योंकि प्लांट में कॉर्क सेल्स होते हैं जो कि डेड होते हैं, और उन्हीं को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। तो उनको से बाहर एक बाउंड्री सी नज़र आई थी और छोटे छोटे से कंपार्टमेंट नज़र आए थे जिन्होंने उनको नाम दे दिया था सेल। और उन्होंने सेल के बारे में अपनी बुक जो है माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर भी उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था। फिर एंटोन वैन लीeuwenhoek थे जो फर्स्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने आरबीसी, स्पर्म सेल्स, प्रोटोजुआ ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किए। उसके बाद सेल के अदर कंपोनेंट भी डिस्कवर्ड हुए, जैसे न्यूक्लियस, इनको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म, एक जो लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये डिस्कवर्ड किया था डुजार्डिन ने, लेकिन नाम दिया था इसको सार्कोड। इसी सार्कोड को प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले थे पुरकिंजे ने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। फिर फोंटोना थे जिन्होंने न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड किया था। एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब हम न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम न्यूक्लियोलस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी, कि जो सेल थ्योरी थी उसके क्या क्या पॉइंट्स थे और किसने दिया था। सेल थ्योरी जो थी वो दी थी श्लीडन एंड श्वान ने। श्लीडन बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो क्या थे? वो जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने अपने पॉइंट्स आगे रखे थे। श्लीडन स्टडी करते थे, बॉटनिस्ट थे, तो वो उन्होंने स्टडी किया बहुत सारे प्लांट सेल्स, और उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब बने हुए हैं सेल के। सेम श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स पे स्टडी करते थे, तो उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? सेल की। हालांकि दोनों एक ही बात कर रहे थे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। श्वान ने कुछ प्लांट्स पे भी स्टडी किया और उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो यूनिक फीचर होती है प्लांट पे। अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर उन्हें यही बताया कि जो सेल वॉल है वो यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, मतलब प्लांट सेल्स के बाहर जो है प्रेजेंट होगी सेल वॉल। उन्होंने ये भी बोला एनिमल सेल के बाहर एक थिन कवरिंग होती है जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने बोला था एक थिन कवरिंग होती है, और वो क्या थी थिन कवरिंग? सेल मेम्ब्रेन थी। तो दोनों का मिलाकर जो थ्योरी सामने आई थी वो थी सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी में बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो भी कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ना श्लीडन एंड श्वान की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल। नहीं बता पाए कि जो नए सेल्स हैं वो आ कहाँ से रहे। तो इन्हीं की सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया ओरिजिन ऑफ न्यू सेल। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो नए सेल्स हैं वो आ कहाँ से रहे, बन कैसे रहे। उन्होंने बोला कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं। कैसे आएंगे? बाय सेल डिवीजन। एक सेल है वो डिवाइड करेगा और नए सेल्स बनाएंगे। ये रुडोल्फ विर्चो ने बोला, और एक फ्रेज दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इस तरह से मॉडर्न सेल थ्योरी आई, जिसके पॉइंट्स थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके बने हुए? सेल प्रोडक्ट्स के। सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है। नए सेल्स जो हैं वो आते हैं पुराने सेल से। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके और भी पॉइंट है कि सेल जो है अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाइड कर लेता है। एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। जो लाइफ है वो सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ये कुछ और पॉइंट्स थे मॉडर्न सेल थ्योरी के। तो ये था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेल शेप एंड सेल साइज।
सेल जो शेप होती है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन पे। भाई इसका फंक्शन क्या है, अलग अलग सेल्स की क्या होगी, अलग अलग शेप्स होंगी। तो चले हम वही देखते हैं। सेल जो है वो किससे रिलेटेड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसके फंक्शंस पे, वो भी किस तरह से वो भी देखेंगे अभी हम। सेल्स जो होते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, सेल की जो शेप है वो कंट्रोल करती है मैनी फंक्शंस को। तो हमें इस बात से ये समझ आना चाहिए कि सेल की जो शेप है अलग अलग वो किससे रिलेटेड है, भाई उसके फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में हमें बहुत सारी शेप्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, कोकाई होगी, स्पाइरल होंगे, वो ये जो शेप है वो उनको हेल्प करती है बाहर के इन्वायरमेंट में कोप अप करने के लिए, वो किस तरह से वो सर्वाइव कर पाएँ। और अगर हम और सेल्स के बारे में बात करें, जैसे हमारी आरबीसी है, आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव। क्यों होती है बाइकॉनकेव, क्योंकि ये शेप उसको परमिट करती है ऑक्सीजन को अपने अंदर अकोमोडेट करने के लिए, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो कैपिलरीज के थ्रू भी वो जाएगी, तो कैपिलरीज से पास होने के लिए ये शेप उसको क्या करती है, परमिट करती है। तो इसीलिए उसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है, क्योंकि आरबीसी क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपने अंदर अकोमोडेट कर सके, इसीलिए उसका शेप इस तरह से है। बाइकॉनकेव शेप अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से शेप होगी आरबीसी की। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, या डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो होती है इररेगुलर, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स्ड शेप, क्योंकि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, खाने का काम करती है। किसको खाने का काम करेगी, कोई भी फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस आ गया बॉडी के अंदर तो वो उसको क्या करेगी, इनगल्फ करेगी। तो ये फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है, किसी भी बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको छोटे से छोटे पार्ट में भी जाना होगा। इसीलिए उसका शेप कैसा होता है, इररेगुलर होता है, फिक्स्ड नहीं होता। अगर उसका शेप फिक्स्ड होता तो वो अगर उसको छोटे से पार्ट में जाकर किसी फॉरेन सब्सटेंस को इनगल्फ करना है तो वो नहीं कर पाती। इसीलिए उसका शेप कैसा होता है, इररेगुलर होता है। टू परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, उसको क्या परफॉर्म करना है, फैगोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं कॉलमनर सेल्स की, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। ये होंगे हमारे इंटेस्टाइन में। ये जो होते हैं थोड़े से हम बात करें अगर टॉल होंगे, नैरो होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनको एब्जॉर्प्शन करना है। माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या परफॉर्म करना रहता है, एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन होगा, वहीं पे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो शेप होती है ये हेल्प करती है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए इनका शेप कैसा होता है, कॉलमनर। तो इनको क्या परफॉर्म करना है, कौन सा फंक्शन, एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, तो ये नर्व सेल्स या जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इलॉन्गेटेड होते हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है इनकी लेंथ, क्योंकि इनको क्या करना रहता है, इम्पल्स को कंडक्ट करना है। सिंपल अगर हम ये बोलें तो इनको मैसेजेस को कैरी करना है। मैसेजेस को कहाँ से कहाँ कैरी करना है, ये फास्ट, बहुत फास्ट अपने मैसेजेस कैरी करते हैं। ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से मैसेजेस लेकर जाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेजेस लेकर आएंगे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे। तो ये वाला जो काम होना चाहिए ना, मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट, ये बहुत फास्ट होता है। तो इस फास्ट जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट, इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, इसकी शेप, ये इलॉन्गेटेड है, लंबा है ये सेल, तो इसीलिए मैसेजेस जो हैं बहुत क्विक क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। उसके अलावा अगर हम गार्ड सेल्स के बारे में बात करें तो गार्ड सेल्स की जो शेप होती है अलग अलग प्लांट्स में वो अलग होगी। ये बीन शेप के ये जो बीन शेप या किडनी शेप के नज़र आ रहे हैं, ये इसीलिए हैं क्योंकि इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये वाली जो शेप है, ये शेप हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनके अंदर मूव कर सके, क्योंकि जब वाटर मूव करेगा ये स्वेल करेंगे, और जब ये स्वेल करेंगे तब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा। तो जो अलग अलग शेप्स हैं सेल की वो हेल्प कर रही है उनके फंक्शंस में, इसीलिए उनका अलग अलग शेप होता है। जैसे अगर हम बात करें एग सेल की तो वो स्फेरिकल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट को क्या करना है, अपने अंदर अकोमोडेट करना है, ताकि अगर इन फ्यूचर एम्ब्रियो जो है उसको वो फर्टिलाइज्ड हो अगर एग, तो जो एम्ब्रियो बनेगा उसको वो क्या प्रोवाइड कर सके, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो ये था अबाउट सेल। अब शेप, सेल की जो शेप है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट सेल साइज।
सेल साइज जो होती है इनमें हमें अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो सारे एक जैसे ही हों, सबकी साइज एक ही हो, नहीं, साइज जो होती है वो वेरी करती है। एक ही ऑर्गेनिज्म में भी वेरी करेगी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी वो क्या करेगी, वेरी करती है। ठीक है, तो जो सेल की साइज है मोस्ट कॉमन वो 10 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में हम जो ये है 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.8 माइक्रोमीटर होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट सेल की माइकोप्लाज्मा, तो उसकी जो रेंज होती है या हम उसकी जो साइज़ की बात करें वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। और कुछ सेल जैसे मल्टी सेलुलर में उनका जो साइज़ होगा वो 20 से 30 माइक्रोमीटर होगा। जैसे अगर हम बात करें आरबीसी की तो वो 7 माइक्रोमीटर होगी। तो वहीं अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो ओवर 1 मीटर वो लॉन्ग होगा। तो सेल की जो साइज़ है वो भी वेरी कर रही है। तो अगर हम देख लेते हैं कुछ सेल्स, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो वो है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक बैक्टीरिया है। और अगर हम लार्जेस्ट प्लांट सेल्स की बात करें तो वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है ये एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी। इसका अगर हम साइज की बात करें तो अराउंड 10 सेंटीमीटर का इसकी साइज होगी। उसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के बारे में बात करें तो वो है हेम्प फाइबर। किसी भी प्लांट के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो इलॉन्गेटेड ही होते हैं, या हम बोलें कि लॉन्ग सेल्स होते हैं। लेकिन पूरे प्लांट्स के अगर हम बारे में बात करें तो जो हेम्प के जो फाइबर्स हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल सेल्स पे आ जाएं तो एनिमल सेल में, पूरे एनिमल किंगडम में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल्स होगा। उसके अलावा लार्जेस्ट सेल ह्यूमन सेल की बात करें एग सेल। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एग सेल की, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एग ले लें, किसी भी एनिमल का अगर हम एग ले लें तो वो नॉर्मली अदर सेल्स से साइज में लार्ज ही होता है, क्योंकि अगेन उसको क्या करना है, न्यूट्रिएंट को अकोमोडेट करना है। लेकिन जो बर्ड्स के एग होते हैं ना वो बड़े होते हैं कंपेयर टू अदर एनिमल्स एग। तो और बर्ड्स में भी जो सबसे लार्जेस्ट एग होता है ना वो ऑस्ट्रिच का होता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट अगर ह्यूमंस के बारे में बोला है तो एग सेल, और अगर हमसे पूछा गया कि लार्जेस्ट एनिमल सेल, सारे एनिमल्स में से सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो वो है स्पर्म सेल होगा। तो ये था साइजेस के बारे में। सेल जो है वो वेरी करता है, अलग अलग जो साइजेस हैं वो वेरी कर रही हैं, कोई बहुत छोटे हैं तो कोई बहुत बड़े हैं। तो हमें ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा, ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा, ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, पूरे प्लांट की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, एनिमल में बात करें कि लॉन्गेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये सारे हमें जो है याद रखने पड़ेंगे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा हमें शेप्स का भी ध्यान रखना है कि कौन सा सेल जो है उसकी शेप क्या है, और शेप जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, ये भी हमें याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा अब उसमें डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स के, कितने टाइप्स के सेल्स हैं, और अलग अलग सेल के बेसिस पर, या हम ये बोलें कि सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।